हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में। और देखिए, जैसे कि हम अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपकी यूपीएससी या सभी स्टेट सिविल सर्विस या कोई भी एग्जाम, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे कोर्सेज हमारे इस पे से अवेलेबल हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में डेली लाइव क्लासेस करवाई जाती हैं, जो कि हर एक कैटेगरी में, अगर हम यूपीएससी कैटेगरी की ही, जैसे कि मैं यूपीएससी कैटेगरी का एजुकेटर हूँ, तो 40 से ज्यादा क्या होती हैं क्लासेस जो होती हैं वो पैरेलल लाइव चल रही होती हैं। साथ में उन क्लासेस के बाद आपने क्या किया, तो लाइव टेस्ट क्या है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब कोर्स पूरे कंप्लीट होते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको किसी प्रकार से कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमारा ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में भारत के 100 से भी ज्यादा जो एजुकेटर हैं जुड़े हुए हैं, आप इससे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इसमें कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाता है, जो कि इसमें से आप देख पा रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें 250 से हर एक सब्जेक्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, यानी कंप्लीट है, और जो अपकमिंग है 15 और या 20 क्या है क्लासेस अपकमिंग है। हमारे पास एक प्रोग्राम है प्लस का। अगर आप 1 माह का सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस मेरा कोड है DBYT। इस DBYT में आपको 10% का क्या है डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप इससे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं और डिटेल से यहाँ कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको 10% का डिस्काउंट मिलने के साथ साथ देखिए, जैसे कि 1 माह है तो आपको 10% के डिस्काउंट के बाद 9,000 रुपए जो है फी है, इसको आपको 8100 रुपया पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आइकॉनिक का भी प्लान है। आइकॉनिक में हमारे पास जो 12 माह से 36 माह तक का प्लान है, और अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हैं तो अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके क्या प्रॉफिट है, लाइव क्लासेस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, पर्सनल कोर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, स्टडी प्लानर, ये सारी व्यवस्थाएं आपको आइकॉनिक में करी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ऑप्शनल को भी लेकर एक प्लान है। ऑप्शनल को लेकर प्लान है कि अगर आपने जीएस कहीं से कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल जैसे कि आप अगर बात करते हैं ऑप्शनल के लिए, तो 1 माह की जो फी है 5000 है। अगेन इस कोड को यूज करेंगे, जो कि इसका 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 45 रुपया क्या करना होगा, पेड करना होगा। अगर आप 36 माह के लिए लेते हैं, जो कि आपको 1 साल से यानी 3 साल तक या 12 माह से 36 माह तक जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा है, थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए 10% आप देखिए, इसमें इस कोड को यूज करने के बाद आपको जाके 27,500 का फी जो की है आपको 24,750 लगेगा। वहीं 50,000 में आपको 45,000 लगेगा, जो कि 5,000 की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप देखो तो कम्पीट हो रहा है, और इसमें से जो प्राइस मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट विनर को आपको एप्पल मैकबुक बुक ईयर मिलेगा, और दूसरे को एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं, और इसमें आप देखोगे कि एक कोर्स स्टार्ट हुआ है लेट्स क्रैक इस पे। तो इसके 6 माह देखिए, 2021 जो पीटी आ रहा है, मात्र 6 माह ऑलमोस्ट रह गए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। और एक चैंपियन बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि ये बाइलिंगुअल कवर किया जाएगा। ये 15 दिसंबर से क्या है स्टार्ट हो गया है। ठीक है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़े तो देखिए कुछ क्लास जो 2021 के लिए कुछ कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, 22 के लिए और 2023 के लिए। वहीं लक्ष्य 21 जिनका नाम बाइलिंगुअल मिशन बाइलिंगुअल, और लक्ष्य जो हिंदी में है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और वहीं जो ये सॉरी बाइलिंगुअल है, और ये ठीक है, ये इंग्लिश में है एक्सपेक्टेशन। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं बैंकिंग सिस्टम। आज हमें क्या है, नया चैप्टर पढ़ना है, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बैंकिंग सिस्टम ये हमारा नया चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 2 चैप्टर कौन-कौन से कंप्लीट कर लिए थे? एक इंट्रोडक्शन था, और दूसरा इन्फ्लेशन। दूसरा ये इंट्रोडक्शन था, और दूसरा इन्फ्लेशन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है। आप हमारे साथ ये जो नया चैप्टर है
इस नए चैप्टर के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ आप क्या है, जुड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये हमारा एक प्रकार से कह लीजिए थर्ड चैप्टर है। देखिए अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान किसका रहा है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किसको प्राप्त है, आरबीआई को प्राप्त है। आरबीआई को, आरबीआई का बैंकिंग सिस्टम में सर्वोच्च स्थान रहा है, सर्वोच्च स्थान रहा है। इसकी आरबीआई की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1935 में, कब, 1935 में करी गई, की गई। लेकिन आज इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत, आरबीआई अधिनियम 1934, 1934 के अंतर्गत क्या करी गई, इसकी स्थापना करी गई। ठीक है ना। तो 34 के अंतर्गत 1935 में इसकी स्थापना करी गई। आप इसके अंतर्गत देखोगे जो इसका पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में अगर कहें तो स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था में इसका जो मुख्यालय होता है वो कोलकाता होता है। क्या होता है, कोलकाता होता है, कोलकाता था। आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल बाद, 2 साल बाद उसको मुंबई कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई, स्थानांतरित कर दिया जाता है उस मुंबई, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसके आजादी के उपरांत जैसे आजादी के उपरांत 1 साल बाद यानी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। पहले ये होता क्या है कि ये प्राइवेट हाथों पे होती है, जो ये प्राइवेट हाथों पे होती है और इसका नेशनलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जब आजाद होते हैं हम और आजादी के तुरंत 1 साल बाद, अब 1 जनवरी को इसका, 1 जनवरी को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है ना। और इसको नेशनलाइजेशन करने के बाद इसका क्या है, नेशनलाइजेशन करने के बाद, नेशनलाइजेशन करने के बाद भारत सरकार के अंडर, मतलब भारत सरकार के अधीन कार्य करने लगती है। किसके, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। आप देखोगे अगर आरबीआई की हम बात करें तो इसको जो लीड करते हैं वो क्या होता है कि आरबीआई को जो लीड करते हैं एक गवर्नर होते हैं। ठीक है। आरबीआई को जो लीड, इसका नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, आरबीआई का नेतृत्व एक गवर्नर करते हैं, गवर्नर करते हैं, कौन, एक गवर्नर करते हैं। देखिए आरबीआई को सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इसके जो सर्वप्रथम आरबीआई के जो गवर्नर हुआ करते थे, कौन थे, सर ऑसबॉर्न, ध्यान रखिएगा, सर ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर टीडी देशमुख, टीडी देशमुख। ठीक है, ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर है। वर्तमान गवर्नर भारत के, वर्तमान आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांत दास, शशिकांत दास। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आरबीआई को कुछ काम सौंपा गया है, कुछ काम दिया गया है। आरबीआई के कामों की बात करें, इसकी जिम्मेदारियों की बात करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 2 भागों में बांटा गया है। एक
पारंपरिक जिम्मेदारी और दूसरी गैर पारंपरिक जिम्मेदारी। देखिए गैर पारंपरिक जिम्मेदारी वैसी जिम्मेदारी होती है, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो ये क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होती हैं, ये टेम्पररी होती हैं, ये अस्थायी होती हैं। मतलब कि इनका जैसे काम पूरा हो गया तो इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आरबीआई के क्या है, आरबीआई को कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरबीआई की जिम्मेदारियों में आरबीआई की जिम्मेदारियों में दो जिम्मेदारी है। प्रारंभिक जिम्मेदारी जो है वो है पारंपरिक जिम्मेदारी, पारंपरिक जिम्मेदारी और गैर पारंपरिक जिम्मेदारी। गैर पारंपरिक जिम्मेदारी, पारंपरिक जिम्मेदारी और गैर पारंपरिक जिम्मेदारी। ये पारंपरिक जिम्मेदारी क्या होती है, गैर पारंपरिक जिम्मेदारी क्या होती है, जरा इन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पारंपरिक जिम्मेदारी वे जिम्मेदारी होती हैं जो ये निरंतर बनी रहती है। ये क्या है, निरंतर बनी रहती है। जैसे निरंतर बने रहने का मतलब कि आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, ये वैसी जिम्मेदारी होती है जो निरंतर निरंतर बनी होती हैं, बनी रहती हैं, रहती हैं। ठीक है, स्थायी होती हैं, ये स्थायी होती हैं, स्थायी होती हैं। निरंतर बनी रहने का मतलब जैसे कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी बैंकर का काम करता है, बैंकर का काम करता है। ठीक है, उसके लिए भी क्या करता है, ये बैंकर का काम करता है। ये अब देखिए ये सभी जिम्मेदारियां, ठीक है। अब जैसे मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति बनाना, ये सभी जिम्मेदारियां देखोगे आप क्या है, ये पारंपरिक जिम्मेदारी है। ये क्या है, ये पारंपरिक जिम्मेदारी। अब गैर पारंपरिक जिम्मेदारी देखिएगा भी, ये गैर पारंपरिक जिम्मेदारी क्या है, तो अगर आरबीआई की गैर पारंपरिक जिम्मेदारी ये अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इनकी ये जो टेम्पररी होती हैं और इनका उद्देश्य पूरा होने के बाद इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। उद्देश्य पूरा होने के बाद, उद्देश्य पूरा होने के बाद इन्हें समाप्त कर दिया जाता है, इन्हें समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया, उद्देश्य पूरा होने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब इसको डिटेल सिस्टम्स को पढ़ेंगे, बस यहाँ ये जान लीजिए कि समाज के हर एक तबके को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। अगर ये चीजें क्या हो जाती हैं, ये सभी को अगर सब कोई बैंक से जुड़ गया तो अब ये तो ऑलरेडी समाप्त हो गई, तो इस वजह से कहा जाता है ये गैर पारंपरिक जिम्मेदारी है, ये टेम्पररी जिम्मेदारी है, ये अस्थायी होती है। जैसे ही इनका उद्देश्य क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो ये जिम्मेदारियां समाप्त कर दी जाती हैं। ठीक है ना। वहीं अगर हम पारंपरिक जिम्मेदारियों के विषय में बात करते हैं, ये निरंतर बनी रहती हैं। जो पारंपरिक जिम्मेदारी होती हैं ये स्थायी होती हैं। ये बैंकों के लिए बैंकर का काम करती हैं, भारत सरकार और उसके राज्य सरकारों के लिए भी क्या करती हैं, उसका काम करती हैं। आप मैंने राज्य सरकार बताया तो एक काम ये कर सकते हो कि देखिए भारत में एक अपवाद है, सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य सरकारों को आरबीआई अपनी क्या है, सेवा देती है। तो लिख लीजिएगा, वर्तमान में अगर हम बात करें तो सिक्किम को छोड़ के
सिक्किम को छोड़कर सभी को सेवा देती है। सेवा सभी राज्यों को देती है। किसे? सभी राज्यों को सेवा देती है। ठीक है। तो आरबीआई को आपने देखा कि भाई ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई 1934 जो अधिनियम है आरबीआई के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इसका गठन किया जाता है 1935 में। 1949 में क्या किया जाता है, इसको नेशनलाइज यानी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऐसी कि कुछ पारंपरिक जिम्मेदारी है, कुछ गैर पारंपरिक जिम्मेदारी है। पारंपरिक जिम्मेदारी में वो जिम्मेदारी है जो क्या है, वो हमेशा बनी रहती है स्थायी तौर पर, और गैर पारंपरिक जिम्मेदारी अस्थायी होती है, काम समाप्त होने के बाद, उद्देश्य समाप्त होने के बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में, लिखिएगा आगे, आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ तक के 10,000 करोड़ करोड़ 10,000 करोड़ तक के नोट छाप सकती है। नोट छाप सकती है। यहाँ नोट की वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो रुपया छापना है पैसा, वो 10,000 रुपए 10,000 करोड़ तक का रुपया छापा जा सकता है। नोट या रुपया छापा जा सकता है। मैक्सिमम 10,000 का नोट, मैक्स कितना, 10,000 का नोट छापा जा सकता है, छाप सकती है, 10,000 का नोट छाप सकती है। साथ ही साथ नए नोट जारी करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, जिसको एमआरएस मेथड कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं। तो आरबीआई नए नोट छापने के लिए एमआरएस सिस्टम का यूज करती है, एमआरएस सिस्टम का यूज करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसका मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसका उपयोग करती है, एमआरएस का उपयोग करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि आरबीआई, देखिए आरबीआई के और भी काम है, जैसे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या करेगी, उनको रेगुलेट करेगी। ठीक है, आरबीआई बैंकों के लिए बैंक का काम करेगी, आरबीआई मुद्रास्फीति को भी निर्धारित करेगी, आरबीआई आर्थिक समृद्धि को भी क्या है, निर्धारित करने का काम करेगी। तो आरबीआई वैसे ही 10,000, वो आरबीआई नोट भी छापती है, पैसा भी छापती है। तो आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में ध्यान रखिएगा, ये एक वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या है, इतने से यानी 10,000 करोड़, ये 10,000 है, के हजार का सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया नहीं छाप सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई रुपया अगर छाप रही है, तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करेगी कि 10,000 से ज्यादा का नोट नहीं छाप सकती है। अगर आरबीआई चाहे 20,000 का नोट छापेगी तो नहीं छाप सकती है। 10,000 करोड़ तक का रुपया छाप सकती है, मतलब इतने रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में छापेगी, अगर चाहती है तो वो छाप सकती है, और जरूरी नहीं कि इतने ही छापे, मतलब इतने से अधिक रुपए नहीं छापे जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 10,000 से ज्यादा का, इससे अधिक का नोट नहीं छापा जा सकता है। आरबीआई नए नोट छापने के लिए एक सिस्टम को यूज करती है, इसी को एमआरएस सिस्टम कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को क्या है, नए नोट छापने के लिए एक जो आरक्षित प्रणाली यूज की जाती है भारत सरकार की आरबीआई के द्वारा, तो उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। देखिए भारत में जो नोट छापने के जो मुद्रणालय हैं वो 4 जगह हैं। भारत में नोट छापने के जो मुद्रणालय हैं वो कहाँ, 4 जगह हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 जगह हैं, जरा इस पे आप देखिएगा।
मैंने कहा भारत में जो जहाँ जहाँ नोट छपते हैं, नोट छापने के जो मुद्रणालय हैं वो 4 जगह हैं। इनमें भी डिटेल से बताऊंगा छापने के मुद्रणालय। मुद्रणालय कितने? 4 स्थानों पे हैं। 4 स्थानों पे हैं। ठीक है, कितने? 4 स्थानों पे हैं। उन चारों में कौन कौन से स्थान है? पहला स्थान आता है देवास, एमपी, देवास। दूसरा स्थान आता है किसका? महाराष्ट्र, यानी नासिक, नासिक। तीसरा साल्वनी, कलकत्ता, कलकत्ता। चौथा मैसूर, चौथा मैसूर, कर्नाटका, मैसूर, कर्नाटका, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 जगह क्या है? नोट का मुद्रण किया जाता है। अब मैं बताऊंगा कि किस जगह कितने कितने का नोट छापा जा सकता है। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 हैं, देवास और नासिक, ध्यान रखिएगा। इसमें जो देवास और नासिक हैं, यानी देवास और नासिक, इसमें मालिकाना अधिकार भारत सरकार का है। भारत सरकार का मालिकाना अधिकार है। सरकार का मालिकाना अधिकार है। मालिकाना अधिकार है। बाकी के जो 2 हैं, ये आप इन्हें देख रहे हैं, साल्वनी और मैसूर। तो इन दोनों पे जो मालिकाना अधिकार है, ये आरबीआई का है। आरबीआई का मालिकाना अधिकार है। किसका? आरबीआई का मालिकाना अधिकार है। ठीक है। भारत में सिक्के भी 4 जगह क्या किए जाते हैं? 4 स्थान पर ढाले जाते हैं, मिंट किए जाते हैं। तो अगर सिक्कों की बात करें तो 4 स्थानों पे सिक्कों को ढलाई, यानी सिक्कों को 4 स्थानों पे मिंट किया जाता है। सिक्कों को 4 स्थानों पे मिंट किया जाता है। 4 स्थानों पे कहाँ-कहाँ? नोएडा, नोएडा, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई, मुंबई, और चौथा हैदराबाद, हैदराबाद। ये चारों जगह हैं, क्या है? यहाँ अ, ये सिक्का मिंट किया जाता है, ध्यान रखिए। क्या है? यहाँ सिक्का मिंट किया जाता है। जैसे कि मैं ये सारी चीज स्लाइड में भी दिया हूँ, आप देख लीजिए। आप ये देखिए, मैं इसमें से आपको क्या कर देता हूँ, इनमें थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। देखिए ये सिक्के जो नासिक है, आप देख रहे हैं, ये नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। ये देखिए, इसके अंतर्गत स्टाम्प, यानी गैर अदालती स्टाम्प, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डाक टिकट और लेखन सामग्री, लेखन सामग्री, इसके साथ साथ क्या, और यानी बैंकों के पोस्टल कार्ड, ऑर्डर, और इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ठीक है, ये कलर दिखता है। ये सभी क्या है? यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र में क्या किए जाते हैं? इनकी छपाई होती है, ध्यान रखिएगा। इनकी छपाई जो भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस मैंने बताया, क्या है? 4 प्रिंटिंग प्रेस बताया। तो उनमें से प्रिंटिंग प्रेसों में जो नासिक महाराष्ट्र वाला है, इनमें से लेखन सामग्री ये क्या है? छापी जाती है, लेखन सामग्री छापी जाती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि मैंने जो नासिक को बताया था, तो ये नासिक क्या है? हम्म। तो नासिक जो ये है,
इसमें से जो मालिकाना अधिकार किसका है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। अगला हमारा जो आता है इसमें से सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। इस ये दक्षिणी राज्यों के लिए वही काम करता है जो क्या है, नासिक करता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी राज्यों के लिए ये वही काम करता है जो दक्षिणी राज्यों के लिए जो नासिक में। यहाँ भी क्या किया जाता है, डाक टिकट क्या होते हैं, डाक टिकट लेखन सामग्रियों की छपाई करी जाती है। ठीक है ना। उसके साथ साथ अगला आता है, ये इसमें से 2 बार कर दिया गया ना नासिक का। इसमें से जो अगला है ये इसमें मध्य प्रदेश और देवास। तो अब मध्य प्रदेश और देवास की अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश देवास में कितना, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का ये नोट क्या किए जाते हैं, छापे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें से। और यहाँ 2000 के नोट भी क्या हुए होते हैं, छापे जाते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो नासिक मैंने बताया, देवास साल्वनी बताया, यहाँ पे ये साल्वनी है। हाँ, ये नासिक तो यहाँ पे नासिक होना चाहिए, ये साल्वनी है एक्चुअल पे, साल्वनी। ठीक है ना। और यहाँ पे तो यहाँ पे भी 10 का नोट, 50 का नोट इस छापे खाने में, 100 का नोट, 500 का नोट और 2000 के नोट यहाँ से छापे जाते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्टेट सिविल सर्विस में हो सकता है पूछ ले, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना जानना जरूरी है कि 4 जगह नोट जो छापे खाने हैं प्रिंटिंग प्रेस है, और 4 जगह रुपयों का क्या होता है, मिंट किया जाता है। 4 जगह रुपयों को, जैसे टकसाल। ठीक है ना, टकसाल। तो जैसे कि आप देखोगे कि इसमें टकसाल की अगर बात करें तो इसमें 4 जगह इसका जो इसको मिंट किया जाता है। आप इसका जो टाइम पीरियड इसमें लिखा हुआ है आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने यहाँ तक सारी चीजों को समझा, देखा कि मैंने आरबीआई के कार्य बताया। अब भारत में जो आरबीआई का यूज करती है नोट छापने के लिए, कुछ तो एक यूज करती है ना, तो वो क्या यूज करती है, वो क्या सिस्टम होता है, इसको जरा आप देखिए, गौर से देख लीजिए। ठीक है ना। फिर एक बार हम दोबारा चलते हैं। देखिएगा, मैंने बताया कि भारत में नोट छापने के लिए जो प्रणाली यूज करी जाती है उस प्रणाली को एमआरएस सिस्टम कहते हैं। एमआरएस सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। देखिए विश्व में दो प्रकार की प्रणालियों को यूज किया जाता है। अगर बात करें तो जैसे कि भारत में क्या है, भारत में एमआरएस सिस्टम यूज किया जाता है, और विश्व के अन्य देशों में, कुछ देशों में एमआरएस यूज किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में क्या है, पीआरएस सिस्टम। ठीक है, कुछ में पीआरएस सिस्टम यूज किया जाता है, विश्व के कुछ अन्य देशों में। दोनों को बताऊंगा, कुछ अन्य देशों में ये सिस्टम यूज किया जाता है। ये एमआरएस सिस्टम क्या है, ये भारत में यूज किया जाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आरक्षित प्रणाली कहा जाता है इसको। इसके अंतर्गत आप देखोगे, ये जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत 1956 से लेकर के अब तक इस सिस्टम को क्या है, यूज किया जा रहा है। ठीक है। इसके अंतर्गत आरबीआई क्या है, नोट जारी करने की प्रक्रिया क्या करती है। तो अब एमआरएस क्या है, एक रिजर्व रखा जाता है आरबीआई के द्वारा, एक रिजर्व तैयार किया जाता है। वो रिजर्व 200 करोड़ का होता है। एमआरएस के अंतर्गत, मिनिमम रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत, अगर भारत में आरबीआई को नोट छापने हैं तो एक साल में क्या है, जो 10,000 करोड़ तक के नोट क्या कर सकती है, छाप सकती है। लेकिन 10,000 करोड़ तक के नोट छाप सकती है तो उसके लिए एक सिस्टम यूज किया जाना चाहिए। तो वो सिस्टम यूज किया जाता है जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं। एमआरएस सिस्टम यूज किया जाता है। उस सिस्टम के अंतर्गत एक रिजर्व बनाया जाता है, एक पूल क्रिएट किया जाता है, एक कटोरा बनाया जाता है, जिस कटोरे में 200 करोड़ तक का क्या रखा जाता है, इसमें 200 करोड़ के बराबर इसमें इसका रिजर्व रखा जाता है। 200 करोड़ के बराबर इसमें रिजर्व रखा जाता है इस कटोरे में, मान लीजिए। तो इस रिजर्व की बात करें तो ये रिजर्व 2 भागों में, ये कटोरा क्या है, 2 भागों में बटा होता है। मान लो कि 200 करोड़ का रिजर्व है, ये कटोरा बनाया गया, एक रिजर्व रखा गया, तो इसमें से 115 करोड़ क्या होगा, 115 करोड़ के बराबर इसमें से गोल्ड होगा,
गोल्ड होगा और 85 करोड़ इसमें से अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं होंगी। अंतरराष्ट्रीय क्या होंगी? मुद्रा होंगी। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया 115 करोड़ रुपया का इसमें गोल्ड होगा, जो 200 करोड़ रुपए का एमआरएस रखा जाएगा, मिनिमम रिजर्व रखा जाएगा, और 85 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होगी। एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई जो नए नोट जारी कर सकती है वो कितने? 10,000 करोड़ से ज्यादा के नोट जारी नहीं करती है। इन नोट जारी करने के दौरान आरबीआई कुछ चीजों का ख्याल रखती है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को भी ख्याल रखा जाता है। तो ये जो नोट जारी किए जाते हैं, ये नोटों की जो देखिए जो तरलता, जो लिक्विडिटी, तो हमेशा अगर आप जैसे कि भारत एक प्रकार से जो ये नोट है, तो इसमें अपना क्या करती है, ये भारत सरकार की केंद्रीय बैंक की, भारत सरकार की नहीं, आरबीआई की, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये देयता कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? देयता कहलाती है। देयता का मतलब क्या है, और मैं अभी एसेट्स और देयता को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इससे पहले मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपको भारत सरकार के किसी भी रुपए में मान लो भरोसा नहीं है, ठीक है ना, तो आरबीआई जो उसमें नीचे एक वादा मुद्रित करती है। आपने देखा होगा नोट के नीचे एक वादा मुद्रित होता है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप जाके उसके मुख देखिए और आप उससे क्या ले आइए, आप जिस भी चीज में भरोसा हो, गोल्ड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, तो उससे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो आरबीआई जितना भी रुपया छापती है, ये आरबीआई का कोई संपत्ति या एसेट्स नहीं होता है कि आरबीआई के पास इतनी एसेट्स है, नहीं, ये आरबीआई की देयता है, ये आरबीआई की क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? ये आरबीआई पर भार है। भाई आरबीआई ने इतना रुपया, मान लो कि आरबीआई ने 100 यानी कि 1 लाख रुपया क्या कर दिया, मार्केट में इसने क्या कर दिया? पंप कर दिया, नया नोट छाप दिया। तो आप कहोगे कि आरबीआई की तो ये एसेट्स है। जी नहीं, ये एसेट्स नहीं, बल्कि ये क्या है? आरबीआई की लायबिलिटी है, ये देता है। मतलब आरबीआई पे एक प्रकार से ये भार है। क्या हो गया? भार हो गया। अगर आपको मान लो कि आरबीआई के इन किसी नोट में, 10 रुपए के नोट में कोई भरोसा नहीं है, तो आरबीआई के पास आप जाओ और उससे क्या कर सकते हो? उससे आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा या गोल्ड को मांग सकते हो। तो आरबीआई पे एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है ना उसके देयता का, इस वजह से ये कहा जाता है कि दावे का कार्य करती है आरबीआई पे। जितना भी ये सेंट्रल बैंक है, हर एक देश का जो सेंट्रल बैंक है, जो पैसा छापता है, वो पैसा उस पर दावे का काम करता है। किसका? दावे का काम करता है। आप जाके दावा कर सकते हो कि भाई आपने जो नोट छापा है 2000 का, हमें इस पे भरोसा नहीं है, आप हमें इसके बदले गोल्ड दे दो। तो आरबीआई कहेगी कोई बात नहीं है, ये लो आप इसके बदले गोल्ड ले लो। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? दावा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी देयता, तभी मैंने बोला दावा कर सकते हैं, तभी तो क्या हो गई? इसकी देयता हो गई। इससे अगर हम देखिए, कुछ और भी देश होते हैं, हमने तो एमआरएस सिस्टम यूज कर लिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज कर लिया, हमने नोट छापने के लिए, अर्थात आरबीआई ने, हमने मतलब आरबीआई ने एक पूल क्रिएट किया, उसमें से क्या है 85 करोड़ का, उसमें 85 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हो गया और 115 करोड़ का गोल्ड रख लिया। अब वो 10,000 करोड़ तक के नोट छाप सकती है, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो नोट का वैल्यू होगा वो 10,000 तक का छाप सकती है। वो चाहे किसी साल छापे या ना छापे, ये मैटर करता है हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, लेकिन वो इतना, ये उसको इतनी छूट है। इसके साथ साथ कुछ देशों में जो वहां का केंद्रीय बैंक है, वो एमआरएस सिस्टम को यूज नहीं करता है, वो पीआरएस सिस्टम को यूज करता है। किसको? सॉरी, पीआरएस सिस्टम को, यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इसे जरा ध्यान रखिएगा। तो जैसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, अगर किसी भी देश की केंद्रीय बैंक को रुपया छापना है, तो उस रुपए के अनुसार जो उस देश का केंद्रीय बैंक के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित किया गया होगा कि इतने प्रोपोर्शन में, इतने अनुपात में रिजर्व बनाया जाएगा,
उसी सिस्टम को प्रोपोर्शनल सिस्टम कहते हैं क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम या पीआरएस सिस्टम कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कौन सा सिस्टम यूज करता है? तो भारत एमआरएस यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को क्या करता है? यूज करता है। लेकिन कुछ और दुनिया के देश पीआरएस सिस्टम को यूज करते हैं। दोनों सिस्टम बेहतर हैं। अब देखिए कुछ देशों में जहां ज्यादा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था में ज्यादा डिक्लेरेशन की या ज्यादा उठापटक की भावना को समय या टाइम दिखाई देता है, तो वह देश या पीआरएस सिस्टम को ज्यादातर अडॉप्ट करता है, यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके पास पीआरएस सिस्टम का मतलब ये है कि अगर जिस देश में मान लीजिए तानाशाह है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, तो उस देश का जो तानाशाह क्या करता है कि बहुत ज्यादा रुपया छपवाने की कोशिश करता है, हालांकि उसे इस बारे में जरूर नहीं पता है। तो उस देश में ज्यादातर पीआरएस सिस्टम को लाया जाता है। इससे होता क्या है कि आप मान लो कि आपको अगर 100 रुपया छापना है और आपका अनुपात 10 रुपए का है, तो आपको उस अनुपात में उसमें संपत्ति भी तो रखनी पड़ेगी ना, गोल्ड रखना पड़ेगा। कहां से लेके आओगे? अगर आपकी पहले से ही स्थिति खराब है तो कहां से लेके आओगे? तो ये भी सिस्टम अच्छा माना जाता है, यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम या आनुपातिक आरक्षित प्रणाली। ठीक है, ये आनुपातिक आरक्षित प्रणाली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक क्या है चीजों को बहुत आसानी से पढ़ा। अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो मैंने मिनिमम रिजर्व सिस्टम बताया, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ओके, एक बार फिर हम चलते हैं स्टार्टिंग में, जब बैंकों के विकास की मैं बात कर रहा था। देखिए 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासन काल के दौरान, जब हम आजाद नहीं होते हैं, हम पे अंग्रेज क्या है शासन कर रहे होते हैं, तो उस समय आधुनिक बैंक प्रणाली का क्या होता है? प्रारंभ होता है, विकास दिखाई देने लगता है। उसी समय भारत में स्थापित एक पहली बैंक आती है, बैंक ऑफ क्या है? हिंदुस्तान कहा जाता है उसको, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। इसकी स्थापना 1770 में करी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापना स्थापना करी जाती है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, और कोलकाता में इसे क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। लेकिन यह अपने कार्यों में असफल हो जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक बैंकों की स्थापना करती है। ध्यान रखिएगा, ये जो बैंक होता है, ये जो हिंदुस्तान बैंक होता है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान होता है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो ईस्ट इंडिया के कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी और कर्मचारी थे, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? पैसा इकट्ठा किया जाता है, और ये पैसा इकट्ठा करके इसको स्थापित किया जाता है। इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पे क्या होती है? बेस्ड होती है, जो यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम होता है। प्रथम बैंक जो होता है ये विदेशी पूंजी के सहयोग से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो भारत में, ये भारत का कह सकते हो कि भारत में स्थापित जो पहली बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, इसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया जाता है। बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कई बैंकों की स्थापना करेगी, देखेंगे जैसे कि 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना करती है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना करेगी, और फिर इसका नाम परिवर्तित करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाएगा। ये जो बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में स्थापित होता है, और इसका नाम 1809 में बदल करके क्या है? बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। वहीं 1840 में क्या? 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना करी जाती है, और 1843 में यानी 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, यानी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है। ये इनकी स्थापना कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। अब जब हिंदुस्तान बैंक, अलेक्जेंडर एंड कंपनी जब एक बैंक स्थापित करती है, वो अपने कार्य करने में असफल हो जाता है। इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं बैंकों के हम विकास में, बैंकों के डेवलपमेंट में, बैंकों के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना करी जाती है, और ये पहली ऐसी भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में, ये पहली ऐसी भारतीय बैंक, सॉरी, ये आज अपने उसी नाम से कार्यरत है, सबसे प्राचीनतम बैंक में से एक है जो अपने नाम से ये क्या है? कार्यरत है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ स्थापित किया जाता है? कोलकाता में। तो इसकी स्थापना 1865 में करी जाती है,
ध्यान रखिएगा। वहीं 1881 में एक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना करी जाती है। किसकी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना करी जाती है, क्योंकि भारत की ये पहली क्या होती है? ज्वाइंट बैंक होती है, जिसमें से शेयर होल्डर क्या हुए जाते हैं? बनाए जाते हैं। यहाँ मैं लिखता जाता हूँ, है ना? ये कोई यहाँ पे वैसे खाली नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया 1881 में मैं ये आपको सारी चीज़ प्रोवाइड भी करवा दूँगा पीडीएफ फॉर्म में, परेशान होना नहीं है, या मैं आपको हैंडरिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है और ये भारत की पहली जो अवध कमर्शियल बैंक है, ये जॉइंट स्टॉक बैंक है। जॉइंट स्टॉक का मतलब कि ये स्टॉक मतलब इसके क्या होंगे? शेयर बनाए जाएँगे और इसके शेयर बेचे जाएँगे और इसके शेयर बेच के शेयर होल्डर बनाए जाएँगे, मतलब इसके कई मालिक बनाए अब 1894 में पीएनबी की स्थापना करी जाती है और ये जो पीएनबी है ये पूर्णतः भारतीय बैंक है। इसमें भारतीय बैंक है, इस पीएनबी में किसी भी विदेशी का इसमें पैसा नहीं लगता है, विदेशियों का कोई निवेश नहीं होता है। ये मात्र भारतीयों के पैसे के माध्यम से ये क्या की जाती है? इस्टैब्लिश करी जाती है। इसके बाद 1800 जब 94 पीएनबी की स्थापना हो जाती है, बैंकों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो 1981 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ क्या है? मद्रास, जो कि 1806, 1840 और 1843 में जब इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इनकी स्थापना करी गई थी, तो 1921 में आके इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाता है, द बैंक ऑफ इंपीरियल बनाया जाता है। क्या है? इनका तीनों बैंकों का विलय करके एक की स्थापना करी जाती है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। आफ्टर टाइम बीइंग एक निश्चित टाइम के बाद आजाद जैसे हम आजाद होते हैं तो 1955 में इसी को क्या किया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार अपने अधीन ले लेता है और इसका नाम बदल के एसबीआई कर देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखोगे कि इसके अंतर्गत कुछ और बड़े बैंकों को क्या किया जाता है? अधीन ला दिया जाता है। एसबीआई के कुछ बड़े-बड़े जो सहायक बैंक होते हैं, उनको परिवर्तित करके इसमें से 7 बड़े बैंकों को मिला दिया जाता है। अगर हम इनके 7 बड़े बैंकों की जैसे बात करते हैं, तो इसमें द स्टेट बैंक ऑफ क्या है? मैसूर, इसके साथ ही मर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मर्ज कर दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 के आसपास में 10 में ही मर्ज किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में मर्ज किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ये भी क्या है 2000 नहीं 2000 नहीं ये 2002 के आसपास मर्ज किया जाता है। बैंक ऑफ बीकानेर और पटियाला, तो ये सभी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और पटियाला एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो ये 7 सहायक बैंक होते हैं जो एसबीआई के साथ इनका विलय के बाद 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो कि मैंने अभी बताया ही है, इसको भी और 2010 में एक और बैंक को विलय किया जाता है। इसके साथ ये विलय की प्रक्रिया लगातार चल रही होती है, कंसोलिडेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो 2017 में 5 और बड़े बैंकों को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया जाता है और आप देखोगे कि एसबीआई में जैसे कि एसबीआई एक बैंक होता है एसबीआई का जो सहायक बैंक है 2017 में भारतीय महिला बैंक है ना बीएमबी को भी इसके साथ क्या किया जाता है मर्ज कर दिया जाता है। तो ये सभी बैंकों का क्या है इतिहास रहा है, ये सभी बैंकों का इतिहास रहा है। इसके बाद बैंकों का और मर्जर लगातार जारी रहता है। अभी जैसे कि कुछ और बैंकों का पिछले वर्ष 2019 में अप्रैल के आसपास क्या किया गया है मर्ज किया गया है। तो आजादी के दौरान ये प्रक्रिया जो मर्जर की प्रक्रिया है क्या है लगातार चलती रहती है। आप देखोगे कि जब हम जैसे कि आजादी जैसे हम आजाद होते हैं तो हमारे यहाँ निजी बैंक स्थापित होते हैं, उस समय पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं होता है और निजी सेक्टर का जब बैंक होगा तो उसमें धोखाधड़ी से संबंधित क्या है एक्टिविटीज गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का गवर्न नहीं होगा ना, उनमें किसी प्रकार का कोई रेगुलेट नहीं करेगा। तो कोशिश की गई और उन ये जो निजी क्षेत्र के बैंक थे वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थे, तो वित्तीय समावेशन का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा था और हमें आजादी के बाद सिर्फ गरीबी और बदहाली मिलती है। तो इससे ये डिसाइड जो आने वाली सरकारें थी उस समय की तत्कालीन सरकारें थी वो क्या करती हैं बैंकिंग क्षेत्र का नेशनलाइजेशन चालू कर देती हैं ताकि समाज का निम्न तबका भी जुड़ सके। इस समय अब जब जैसे ही हम आजाद होते हैं तो कुछ एक प्राइवेट बैंक होते हैं जिसमें उच्च वर्ग ही क्या होता है बैंकों से जुड़ पाता है, शहरी व्यक्ति ही बैंकों से जुड़ पाता है। तो जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया है उससे हम पिछड़ने लगते हैं।
तो फिर क्या किया जाता है, इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है और इन बैंकों को आरबीआई अपने अंदर क्या कर लेता है, ले लेता है। इसी प्रक्रिया के आगे बढ़ते हुए 1969 में इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, 14 बड़े बैंकों को क्या कर देती हैं, उनका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। ये सभी जो 14 बड़े बैंक थे, ये प्राइवेट बैंक थे। तो वो सभी बड़े बैंक देखिएगा, 1969 में 14 बैंकों की जितनी पेड-अप कैपिटल 50 करोड़ थी, इनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। इसके बाद 1980 में, जो 1980 में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, 6 और बड़े बैंकों का क्या कर दिया जाता है, उनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। उस समय उनका पेड-अप कैपिटल कितना, 200 करोड़ के आसपास होता था। तो ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया क्या है, लगातार चलती रहती है। 1993 में इन सभी बैंकों को अगर हम बात करें तो करीब इनमें से एक बैंक बैंक ऑफ इंडिया है ना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। तो 1993 या 90 चेक कर लीजिएगा, क्रॉस एग्जामिन कर लीजिएगा, 1993 या 1994 में क्या हो जाता है, इसका ये दिवालिया हो जाता है। तो इसको भी विलय कर दिया जाता है, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। अगर हम अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करें तो करीब 12 राष्ट्रीयकृत पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो उन 12 राष्ट्रीयकृत पब्लिक सेक्टर के बैंकों को जरा देख लीजिए। उस बैंकों को क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है 2019 में। तो कौन से बैंक हैं जिनका विलय कर दिया गया है और उनके विलय के पीछे क्या कारण थे, तो इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि हमारे वित्त मंत्री साहब आते हैं और वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बड़े बैंकों का विलय करने की घोषणा कर देते हैं। इसमें आप देखोगे कि पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे वो 18 थे। इसके बाद जब विलय के बाद ये बैंक कितने, 12 बचते हैं। तो किन-किन बैंकों का विलय किया गया और किसके-किसके साथ विलय किया गया, ये जरा देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट इसमें मैंने नहीं, इस पे नहीं लिखा है, ठीक है। ये आप रोक के लिख सकते हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो जो बड़े-बड़े बैंकों का विलय किया गया, कौन-कौन से बड़े जो पिछले वर्ष विलय किया गया, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किया गया। इसके यूनाइटेड बैंक ऑफ यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो इन दोनों बैंकों को किसने, पीएनबी के साथ मिला दिया गया। किसके अंतर्गत, पीएनबी के अंतर्गत मिला दिया। आप देखोगे कि जब विलय के बाद जो पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, दूसरा, जब इनका विलय हो जाता है। हम्म पिछले वर्ष क्या होता है, इनका विलय हो जाता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों का पीएनबी के साथ क्या किया जाता है, पीएनबी के साथ विलय कर दिया जाता है। जैसे ही विलय के बाद आप देखोगे कि ये जो पीएनबी है, दूसरा सार्वजनिक सेक्टर का, पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाता है, बैंक हो जाता है। इसके अंतर्गत जो बैंक शाखाओं में बैंक का सबसे जो बड़ा बैंक होगा, अगर बैंक शाखाओं के आधार पे बात करें तो इसकी जो शाखाएं हैं वो करीब 11,000 के आसपास शाखाएं होंगी। तीनों बैंकों के विलय के बाद जो पंजाब बैंक का कुछ कारोबार हुआ, करीब 18 लाख करोड़ के आसपास इनका विलय हुआ, ठीक है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ध्यान रखिएगा और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी के साथ विलय कर दिया गया। वहीं अगला सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ, किसके, केनरा बैंक के साथ। आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, अगला बैंक, ध्यान रखिएगा, इनका विलय कर दिया गया। जब 18 से 12 बचते हैं तो उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या किया गया, आंध्रा बैंक का विलय, आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक क्या किया गया, इनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, जो इलाहाबाद बैंक था, इनका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया, ठीक है।
देखिए विलय के बाद ये देश का 7वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, ठीक है ना? इसके साथ-साथ विलय के हो तो गए सारे सभी बैंक तो हो, है ना? करीब कितने 12 पीएसबी बचे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तो सारा क्या था, ये विलय के बाद। आज हम इतना रखते हैं, इनके पीछे क्या विलय के क्या कारण रहे हैं, इन कारणों को हम क्या है कल की क्लास में देख लेंगे। तो ऑलमोस्ट आज जितना हमें पढ़ना था हमने देख लिया है। अगर किसी प्रकार को कोई डाउट होता है तो आप क्या कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं विलय के क्या कारण रहे हैं, क्या-क्या वजहें रही हैं, क्यों विलय इनका विलय किया गया सरकार के इसमें सरकार का क्या कहना था और इसके पॉज और कॉन्स हम सभी डिटेल से इन सभी विलय के कारण जो बैंकों का विलय हुआ कल की क्लास में देखें, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे, अपना अपना ध्यान रखिएगा।